नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियां लगातार जारी हैं। अगर भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले हमारे देश में सामने आए हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से दूसरी लहर जैसे ही हमारे देश में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना का कहर जितना हमने पिछले साल मई में देखा था वैसा ही एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी बार 26 मई को वो तारीख थी जब 2 लाख से अधिक कोरोना के मरीज सामने आए थे और आज एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार 26 मई को 2 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आए थे। 3 जनवरी को देश में 37,379 नए मामले सामने आए थे और 12 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल समेत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा की गई। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। यूएन की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में भारत में तबाही की स्थिति जल्द ही पैदा हो सकती है। सौ साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी।
चलिए अब राज्यवार स्थितियों की समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, पूरी जानकारी और अपडेट चाहेंगे। फिलहाल दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अब मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहे हैं सत्येंद्र जैन, उनके हिसाब से क्यों मौतों की जो संख्या है वो बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगभग कह सकते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ चुके हैं। मगर यहाँ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी जो कोरोना की स्थिति है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और उसी को लेकर दिल्ली सरकार की कहें तो दिल्ली सरकार ये लगातार यही कह रही है कि अस्पतालों के अंदर उनके पास तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। मगर यहाँ पर बात करें धरातल की, तो धरातल के अंदर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे या मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर आती नजर आ रही है दिल्ली सरकार को। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कितनी मार्केटों के अंदर देखने को मिल रही है ये यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग 28,000 से ज्यादा के आंकड़े दिल्ली के अंदर ही आ चुके हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपके पीछे भी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। इससे पता लग रहा है कि किस तरीके से नियमों का पालन हो पा रहा होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं धरातल की, तो दिल्ली के अंदर जो धरातल के अंदर स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मगर मास्क का जरूर यूज इस्तेमाल करे जा रहा है। मगर यहाँ पर हमारे पीछे काफी बड़ी दर्शकों की गिनती खड़ी हुई है। लगातार इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ही धरातल के अंदर जो नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, क्या ये लोग पालन कर रहे हैं? सर, आपसे जानने कहीं चाहेंगे हम, क्या लोग जो सरकार कह रही है कि नो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्या धरातल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है? और आप जो अगर व्यापारी हैं तो अपने ग्राहकों को क्या समझाते हैं? नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। और हम खुद ध्यान रखते हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ, और हमारे यहाँ दुकानदारों को, ग्राहकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और उसके अलावा ग्राहक को सैनिटाइजर देते हैं हमेशा। उसके बाद और स्टाफ भी मैंने 5 थे, 3 स्टाफ का रखे हैं, 2 स्टाफ को कम कर रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ग्राहक को भी ध्यान हर सैनिटाइज करते हैं। लेकिन बाज़ारों में हो रहा है सैनिटाइज़र, लेकिन कई लोगों को देखता हूँ, कई लोग बिना मास्क के घूमते हैं, उनको एंट्री भी नहीं करने देते हैं। और कई लोग बाज़ार में देखते हैं बिना मास्क के घूमते रहते हैं। इसी से सारा कोरोना खराब हो रहा है। बीमारी बढ़ रही है। दिल्ली अच्छा, धरातल की बात करें कि धरातल पर जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या मार्केटों के अंदर भीड़ इकट्ठी हुई है, उसके लिए दिल्ली सरकार को या दिल्ली सरकार ने पुलिस को भी नियुक्त कर दिया गया, एसडीएम की टीम को लगा दिया गया। मगर धरातल पर लगातार कहीं आप लोगों को सख्ती देखने को मिल रही है? बिल्कुल सख्ती नहीं है जी। पुलिस वाले दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी। खूब देखते हैं बाज़ार में, बिल्कुल बिना मास्क के कई लोग घूम रहे हैं। देखो आप इधर कितने देखो, बिना मास्क के, मास्क ही नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जरूर बनता है यहाँ पर। पिछले हफ्ते के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था फ्राइडे की रात को। आज भी फ्राइडे है, अगर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है तो आप लोग अपनी स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे? स्थिति को कंट्रोल भाई साहब यही रखेंगे, बस घर में रहना है। और क्या, घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, यही रखेंगे। और कुछ तो नहीं कर सकते इसके अलावा। हम 2 दिन बंद रहेंगे अब घर में। लेकिन इससे काम धंधा भी खराब हो रहा है। काम धंधे को छोड़ो, काम धंधा खराब हो, लेकिन लोगों की जान तो बचे। लोग खुद अपने आप से जब तक इनिशिएटिव नहीं ले लेंगे तब तक नहीं होगा बीमारी दूर। जब तक हमें अपने आप से समझनी चाहिए कि हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हर हाथ को बार-बार धोना है। और अपने आप को मौसम भी खराब है, मौसम से भी बहुत गले की बीमारियां हो रही हैं, उसको भी अपने आप को बचा के रखना है, ठंड से बचा के रखना है, तब हम दूर कर सकते हैं बीमारी को। और गवर्नमेंट जितनी नॉर्म्स है, गवर्नमेंट काफी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कर रही है लोगों के लिए, लेकिन लोगों को इनिशिएटिव हमें खुद ही लेना पड़ेगा। जब तक तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता जरूर जागरूक होती नजर आई, मगर सरकारों की तरफ से जो सख्ती की जानी चाहिए थी उसके अंदर कमी जरूर देखने को मिल रही है। जी देखिए राजीव, एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि अभी कोविड की जो ये थर्ड वेव नजर आ रही है वो इतनी घातक नहीं लग रही है। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की बात अगर हम करें तो मौतों का आंकड़ा अभी उतना नहीं है। बावजूद इसके पलायन शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली से भी हमने देखा कि अब जो मजदूर हैं अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। क्या दिक्कतें यहाँ मजदूरों को आ रही हैं? और एक दुकानदार जो आपके साथ जुड़े थे उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने भी यहाँ अपने स्टाफ को जो है कम कर दिया है। तो कितनी मुश्किलें इन लोगों को भी पेश आ रही होंगी, कितना नुकसान इनका भी हो रहा है कोविड काल में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की या फिर मजदूरों की जो दिल्ली के बाहर से आते हैं दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, मगर अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से दुकानदार जो है अपने मजदूरों को कम करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी जो है
वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, 4 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो मजदूर है उनको जरूर दिक्कतें आती नजर आ रही है। हम हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप व्यापारी हैं? जी हाँ, मैं क्या ये बताइए, आपके पास कितने मजदूर अभी काम कर रहे हैं और कितने लोगों को आपने घरों के लिए वापस भेज दिया? सर मेरे पास तो 12 मजदूर था, अभी करीब 3 ही बचा है। कारोबार तो बर्बाद हो गया और जो है एकदम जो है ना, हम लोग दुकान के अंदर माँ से रेडी रख रहे हैं और जो है पब्लिक को कहते रहता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, जान है तो जहान है। सब पब्लिक को यही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रात दिन यही कहते रह रहा है। अच्छा, सरकारें कह रही हैं कि अभी मौत का आंकड़ा बढ़ा नहीं है, अस्पतालों के अंदर तमाम सुविधाएं हैं। क्या लगता है आपको पास दिल्ली की सरकार के पास तमाम सुविधाएं हैं? हमें तो नहीं लग रहा इतना सुविधा है। आज देखो सदर बाजार की सड़क की हालत देखो, और जो है ना गरीब परेशान है और खाने पीने की हर चीज महंगी होते जा रहा है। दाल की रेट देखो, आज सरसों की तेल की रेट देखो, ये केजरीवाल ने दिल्ली को कहां से कहां लेके जा रहा है। इसकी बस की बात ये जो है ना, ये अपना दिल्ली को संभाल नहीं पा रहा है। आज पब्लिक परेशान है, सारे चीज जो है ना महंगी होते जा रही है। वो शराब की टिका खुलने रखा है, हर गली गली में शराब की टिका खुला रहा है। ये क्या चाह रहा है, दिल्ली को कहां से कहां लेके दक्षिण एशिया की जो है, और जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सदर बाजार मार्केट है। आज रास्ता की हालत देखो, पीने का पानी काला है और काला पानी आ रहा है। आज जो है ना हर घर की परिस्थिति देखो, हर एक इंसान अपने परिवार पाल नहीं पा रहा है। और जो आज देखो परिस्थिति केजरीवाल ने कहा से कहा लेके गया। हाँ, आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी रात दिन मेहनतें कर रही है, वो कोई एक बार बाहर आके देखते नहीं है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं मजदूर जो है वो वाकई में ही परेशान है और सरकारें अपने अपने दावे जरूर कर रही है, मगर उन दावों की जो सच्चाई है वो धरातल पर कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है राजीव, अगर हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी जागरूकता है? और क्योंकि अभी 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, तो क्या लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने घर के बच्चों को भेजें वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के लिए लगातार दिल्ली सरकार की कहें या केंद्र सरकार की कहें, दोनों तरफों से कोशिश की गई है। यहाँ तक कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मगर यहाँ पर जो लगातार स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। मगर यहाँ पर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं, यानी पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और वैक्सीन सेंटरों पर अपने बच्चों को लेके भी जा रहे हैं। मगर इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही अपने बच्चों के लिए क्या सुविधाएं मौजूद हो पा रही हैं, या फिर क्या है टीकाकरण जो है वो लगातार लोग बाग करवा रहे हैं। सर आप बताइए, क्या टीकाकरण आपने करा लिया? हमने करा लिए, दोनों वैक्सीन में लगवा ली है। और क्या आपके बच्चे भी हैं? एक बच्चा है, बेटा है। अच्छा, बच्चों ने क्या वैक्सीन लगवाई है अभी तक? बच्चे लगवाने जाने हमने स्लॉट बुक करा लिया है, कल उसके वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट जो कर तो रही है, सरकारें कह रही हैं कि हम वैक्सीन भी उपलब्ध करा रहे हैं, सारी अस्पतालों में सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं, धरातल पर मजदूर वर्ग है उनके लिए भी सुविधाएं की जा रही हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में सारी सच्चाई है ये? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, धरातल पे तो कुछ नहीं है। सच्चाई तो सब जुमलेबाजी है सबकी, दोनों पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई हो, सब जुमलेबाजी करते हैं। अपना इलेक्शनों का दौर है तो इस समय सारी स्कीमें चल रही हैं सारी गवर्नमेंटों की, तो ये सब सिर्फ हवाई सारी बातें चल रही हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं लोग बात यही जानते हैं कि लगा सरकारें बड़े बड़े दावे जरूर करती है मगर धरातल पर कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि दुखद बात यह है कि राजधानी दिल्ली में अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि ये पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि लोग कम संक्रमित हो और कई पाबंदियां भी केजरीवाल सरकार की तरफ से लगाई गई हैं, लेकिन ये पाबंदियां अभी नाकाफी साबित हो रही हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी थी। देश में तेजी से संक्रमण और मौत की संख्या बढ़ी थी। इससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो थी वो भी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। अब भारत में एक बार फिर से ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कुछ शख्सियतों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। के साथ मीटिंग हो गई है और पूरे देश में कोविड के सिचुएशन का रिव्यू लिया है।
पूरे देश में सभी स्टेट में कोविड का रेट बहुत जल्द गति से बढ़ रहा है और इसी के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जो प्रिपरेशंस करना चाहिए उसके ऊपर भर दिया है। लेकिन सभी देश भर में यानी जो आईसीयू और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, लेकिन उसी के हिसाब से यानी हमें स्टेट में भी पूरी मैनेजमेंट हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो हमने स्टेट में कलेक्टर से जो ऑर्डर निकाले हैं, जो उस ऑर्डर का सभी स्टेट में पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इसका यूज करें। पॉलिटिकल का रैली का बारे में इवन दो मैं पॉलिटिकल रैलीज के बारे में भी ओनली द 100 पीपल्स इन द पब्लिक गैदरिंग्स यानी जो और नॉट मोर देन 50 पीपल इन अ क्लोज इसमें जो अलाउ किया है वही इसी के ऊपर। कोविड की तीसरी लहर के संदर्भ में बातें थी। 10 राज्यों को बोलने का अवसर इस बार दिया था, राज्यों को होगा। जो स्थिति है उसकी जानकारी दी गई। कैसे पहली लहर के समय करीब 90,000 प्रकरण अधिकतम एक दिन में आए थे। दूसरी लहर के समय करीब 4.5 लाख प्रकरण एक दिन में आए थे और अभी 2,40,000 हम पहुंच चुके हैं। ये जो जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, संभावना है कि और बढ़ेगी, लेकिन चिंता की वैसी बात नहीं है क्योंकि अस्पताल में भर्ती संख्या तुलनात्मक कम आ रही है और अभी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था, स्टाफ की भी व्यवस्था, बिस्तरों की भी व्यवस्था पूरे देश में ही संतोषजनक दिख रही है और छत्तीसगढ़ में भी वैसी स्थिति है। और जिन कार्यों को हम कर रहे हैं और सतर्कता के साथ उनको भय मुक्त होकर करते रहना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ये जो हमारी कार्य पद्धति चली आ रही है उसको बनाए रखना है। खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक ली है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र की तरफ से हमने निश्चित तौर पर आभार भी व्यक्त किया है और उनको कुछ मुद्दों के हद तक मांग भी रखी है, जैसा कि वैक्सीनेशन के हद तक जो जैसा 15 to 18 ईयर्स के किशोरों को जो अभी हम वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम कर रहे हैं, या हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स 60+ लोगों के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज देने की बात हुई है, उसके लिए हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भी डोसेस निश्चित तौर पर उसकी मात्रा कम पड़ रही है और कई कलेक्टर्स की ये मांग हो रही है कि कोवैक्सीन ख़त्म हो रहा है करके। तो हमने ये मांग रखी कि 50 लाख कोवैक्सीन, कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सीन हमें देना चाहिए। ये हमने मांग वहाँ पर रखी है। नंबर 2, यहाँ इसमें ये भी मांग रखी है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है तो उसमें जो अभी हेजिटेंसी या विरोध जैसा दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, तो उनके लिए भी सही माने मैंडेटरी वैक्सीनेशन करवा लेना बहुत काफ़ी गंभीर बात है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कहा नंबर हज़ारों में था, अब लाखों में, अब 2.5 लाख के करीब पेशेंट्स हो गए हैं एक दिन के। सो इससे आप समझ सकते हैं कि केसेस स्थिति काफ़ी गंभीर है। क्योंकि दिल्ली में भी 27,000 के करीब केसेस हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंप है और सडन जंप हो रही है। ये तो वो पेशेंट है जो प्रूवन है यहाँ के RT-PCR जिन्होंने कराया है। कई लोग हैं जिनको सिम्टम्स है, वो थोड़े से अभी भी घबरा रहे हैं कि पता नहीं कोविड है कि नहीं है, और हर कोई टेस्ट कराने से थोड़ा सा वो हो रहा है कि पता नहीं कि कॉमन कोल्ड है कि कोविड है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जरा भी लगे तो जरूर गेट टेस्टेड, बिकॉज इससे बाकी लोगों को बचाने का बड़ा फायदा हो जाएगा अगर आपको आइसोलेट किया जाएगा तो। उसी तरह प्रधानमंत्री सभी आने जा रहे हैं, इसका कितना असर? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राइट फ्रॉम बिगिनिंग इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अभी भी जैसे उनको लगा कि स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, 2.5 लाख। फिलहाल चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चंडीगढ़ के बारे में चाहेंगे। यहाँ पर अभी कोविड की क्या स्थिति है और क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं चंडीगढ़ में भी? जी देखिए, चंडीगढ़ में ऑलरेडी अगर हम कहें कि नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो चुका है, रिस्ट्रिक्शंस लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद के केसेस की बात करें तो चंडीगढ़ में एक पीक देखने को मिल रहा है। लगातार बात करें तो कल लगभग 1340 के करीब केसेस आए, उससे पहले 1114 केसेस आए। तो लगातार चंडीगढ़ में अगर हम केसेस की बात कर रहे हैं
तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अगर हम कहें चंडीगढ़ प्रशासन तरफ से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हम बात करें कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि सिर्फ 50% लोग ही प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में जा पाएंगे, चाहे वो पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो। पर चंडीगढ़ में टोटल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, सिर्फ 50% ही लोग किसी भी ऑफिस में जा पाएंगे। नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो चुका है, रेस्टोरेंट्स में भी अगर हम कहें सीधे तौर पे इम्पोजिशन कर दी गई है कि यहाँ पे ज्यादा लोगों की अलाउमेंट नहीं है, सिर्फ 50% पे रहेगी। और वही अगर हम कहें 10 बजे तक जहाँ रेस्टोरेंट को चलने की इजाजत है, उसके बाद किचन को रात को सिर्फ 11 बजे तक और होम डिलीवरीज को रात को 12 बजे तक इम्पोज करने की ऑर्डर दिए गए हैं कि इससे ज्यादा इन सबको ओपन होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन तरफ से एक और दूसरे बात है कि लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। कि अगर हम बात करें कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ा दिए जा रहे हैं चंडीगढ़ में। अगर हम कल की बात करें तो कल लगभग 50 के करीब कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप उठाया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग के रेट्स को फिक्स कर दिया गया है फिर से। जहां पहले आप देख रहे थे कि जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ जाती है रेट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो उन रेट्स के ऊपर भी एक तरह से फिक्स लगाया गया है। जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग 450 रुपए की कर दी गई है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग 350 रुपए की, सैंपल कलेक्शन थ्रू होम के विजिट चार्जेस 200 रुपए और ट्रू टेस्ट नॉट प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो सीधे फिक्स चार्जेस कर दिए गए कि अपनी तरफ से चंडीगढ़ प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम कहें कि अवेयर किया जाए की कोशिश करें। साथ साथ एक मेजर इम्पोजिशन ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उन लोगों को घरों अगर हम कहें किसी भी पब्लिक प्राइवेट और अगर हम कहें दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स अगर हम कहें कि प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं। जी अमित, एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए नियम लगा दिए जाते हैं, सरकारें प्रशासन अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन लोग कितना जागरूक हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो क्या यहाँ के लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आना हो या फिर तमाम नियमों का पालन करना हो। बड़े बड़े मार्केट्स चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ में जब भीड़ उमड़ती है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? अमित से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं किस राज्य में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर परिस्थितियां इन दिनों बनी हुई हैं, यानी कि यहां पर अभी सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बात राजधानी की कर ले तो यहां पर 5 दिनों में कोरोना से मौत के मामलों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये बताया है कि दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की दर स्थिर है। रोजाना आने वाले नए मामलों की तुलना में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की दर जो है वो फिलहाल नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाली मरीजों की संख्या उतनी ही है। यह एक संकेत हो सकता है कि कोरोना का पीक अब आ चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना का यह पीक जल्द से जल्द आकर खत्म हो, ताकि दिल्ली और देश में कोरोना के मामले कम हो और लोगों को इसके प्रकोप से निजात मिल सके। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोविड हमें एक बार फिर से घेर चुका है। देश में एक बार फिर से विकराल होते कोरोना के बीच हमारी सांसों के साथ आंकड़ों का गणित खेला जा रहा है। अंकों के खेल में फंसाकर हमें सुरक्षित होने का कहीं ना कहीं दिलासा भी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत वाकई में इससे जुदा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस हकीकत को बयां करते हैं। सामने आया है कि देश में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या सिर्फ प्रतिदिन होने वाली जांच पर ही टिकी है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि हम हर हाल में खुद का बचाव करें। जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं, ये वो केस है जिनकी बस जांच करवाई गई है, जिनकी जांच नहीं हो पा रही है वो आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। एक बार फिर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि पंजाब में फिलहाल कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, अलग अलग जगहों पर बाजार भी होते हैं, तो ऐसे में भीड़ उमड़ती है। इस भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, भीड़ उमड़ती है, ये बात बिल्कुल एग्री है। केसेस पंजाब में एक मेजर स्पाइक के तौर पे देखे जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल पंजाब में 6080 केसेस आए थे, जो कि पंजाब के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो वहीं अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे ज्यादा केस अगर कहीं आए हैं तो वो एसएएस नगर मोहाली से आए हैं 914 केस। जी हाँ, 6000 में से अकेले 914 या फिर 16 पूरे पंजाब से हम बात करें तो केसेस अकेले मोहाली से आए हैं 914 केसेस। वही पॉजिटिविटी की बात करें कि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ऑल ओवर रही है भटिंडा की रही है, जहां पे पॉजिटिविटी रेट
33.80% है। तो वही सबसे कम केसेस अगर पॉजिटिविटी के लिहाज से देखें तो मोगा से रहे हैं, जहां पे सिर्फ 3.71 केसेस ही अभी तक अगर हम कहें कि पॉजिटिविटी रेटिंग, मतलब सबसे ज्यादा सेफ एरिया पूरे पंजाब में अगर हम बात करें तो अभी बठिंडा चल रहा है। उसके आगे हम बात करें तो एक्टिव केसेस की बात करें तो मोहाली सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी अभी मोहाली में, जहां पे 4,913 केसेस है। जी हाँ, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस जहां पहले नंबर है मोहाली के पास है, दूसरा नंबर है पटियाला है जो 4,800 केसेस के करीब है। तो इसको देखते हैं पंजाब सरकार की तरफ से ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू इंपोज हो चुका है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन जारी कर दी जा चुकी है, पर इसमें कुछ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है। जैसे कि अगर मोहाली की बात करें तो मोहाली में अभी भी सभी नॉन एसेंशियल शॉप सिर्फ रात 8 बजे तक खुल सकेंगी, और होम डिलीवरी जैसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि होम डिलीवरी के लिए जहां चंडीगढ़ की मैं एग्जांपल दूं तो रात 12 बजे तक अलाउड है, तो यार पंजाब में या मोहाली हम कहें उन्हें सिर्फ रात 10 बजे तक अलाउ किया गया है। तो ऐसे कई मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे जिम्स बंद कर दिए गए हैं, लोगों को सिर्फ वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको ही किसी भी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर में जाने की इजाजत है। बाकायदा बैंक्स में आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वैक्सीनेटेड है और आपकी वैक्सीनेशन ड्यू नहीं है तब आपको एंट्री मिलेगी। तो ऐसे कई मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं। वहीं जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन पे अब जोर दिया जा रहा है, क्योंकि खुद जैसे आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात हाईलाइट की गई है, पंजाब में वैक्सीनेशन का स्तर काफी कम है। सेकंड डोज की हम बात करें तो सिर्फ 47% के करीब ही वैक्सीनेशन हुई है, तो उसके ऊपर भी पंजाब सरकार जोर देती हुई नजर आ रही है। तो इसमें अगर चंडीगढ़ की बात करें तो एक बहुत मेजर अचीवमेंट चंडीगढ़ हासिल कर चुका है कि फर्स्ट डोज 100% हासिल कर चुका है। तो वहीं सेकंड डोज की हम बात करें तो 97% अपनी वैक्सीनेशन सेकंड डोज की लोग करवा चुके हैं, और अगले 3 दिन के अंदर, जी हाँ, अगले 3 दिन के अंदर चंडीगढ़ में 100% सेकंड डोज वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो ये एक मेजर अचीवमेंट अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चंडीगढ़ देख के चल रहा है। तो इसी में मोहाली भी कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर जोर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जी अमित, वैक्सीनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब में वैक्सीनेशन का आंकड़ा वाकई में कम है, जो कि एक चिंता वाली बात है। इस बीच चुनावों के मद्देनजर ये बात आई थी कि केंद्र की कुछ टीमें जाएंगी ऐसे राज्यों में जहां पर वैक्सीनेशन कम हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पर काम किया जाएगा। तो क्या पंजाब में इस तरह की कोई टीम पहुंची है केंद्र की तरफ से, और वैक्सीनेशन बढ़े, इसकी रफ्तार बढ़े, इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पंजाब में एज सच वैक्सीनेशन की टीम नहीं आई है, पर अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि बाद में डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज वैक्सीनेशन की देखें तो 80% के करीब फर्स्ट डोजेस लगी हैं, तो वही सेकंड डोज की हम बात करें तो 48% के करीब लगी है। तो जो अगर ऑल ओवर इंडिया कंपेयर करते हैं तो काफी कम है। तो ऐसे में जरूरत है कि पंजाब सरकार, और अगर सेंटर की तरफ से टीम्स को भेजा जाएगा इनको मॉनिटर करने, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे उतना जल्दी लोग सेफ होंगे। अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स जरूर लगाई जा रही है कि हम बात करें कि नाइट कर्फ्यू इंपोज हो चुका है, टाइमिंग इंप्लीमेंट कर दी गई है कि शॉप्स को सिर्फ 8 बजे तक चलने की इजाजत दी गई है, बसेस में रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है 50% की अगर आपकी वैक्सीनेटेड नहीं है, ताकि लोगों एक तरह से हम कहें कि मोटिवेट करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो, तभी वो कहीं ना कहीं इंपोज होंगे। क्योंकि अगर आपने बैंक में, सबसे नॉमिनल चीज है, अगर आपने बैंक में जाना चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो सीधे तौर पर आपसे पहली चीज ही ये मांगते हैं कि क्या आप वैक्सीनेटेड है, क्या आप डबल डोज वैक्सीनेटेड है, आपसे ये सब सवाल सीधे तौर पे पूछा जाता है। तो इन चीजों से लोगों में जरूर है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ताकि लोग चाहे या ना चाहे खुद को वैक्सीनेट एटलीस्ट करवाएं, क्योंकि मैंडेटरी एक तरह से कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराते तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जहाँ पे मेजर गैदरिंग है, चाहे वो सरकारी दफ्तर, वहां पे आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इम्पोजिशन अच्छी है, स्टेप्स अच्छे हैं, पर अब ये देखना होगा लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि अगर हम केसेस की बात करें तो पीक हमें ऑलरेडी देखने मिल रही है। मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ 1300 केसेस है, अगर मैं मोहाली की बात करता हूँ 900 कुछ करीब ऑलरेडी केसेस हैं, तो एक तरह से हमें पीक देखने मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग खुद को अवेयर करें, जितना हो सके खुद को सेफ रखने की कोशिश करें और डेफिनेटली खुद को वैक्सीनेट करवाएं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ भी कोरोना से अछूता नहीं रह गया है, यहाँ पर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और तो और पंजाब में भी स्थितियां खराब होती जा रही हैं। पंजाब के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो कम है, जिन्होंने दोनों डोज ली है वो संख्या बहुत ही कम है, लगभग 45% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज पंजाब में ली है वैक्सीन की। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी हो गया है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो और इसकी रफ्तार तेज की जाए। बाकी राज्यों के हाल हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ और पंजाब की स्थिति हमने आप तक पहुंचाई, इससे पहले दिल्ली में आपने स्थितियां देखी कि कितनी स्थिति अभी दिल्ली में भी जो है भयावह होती जा रही है।
और लगातार ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तांडव मचा रहा है, तो भारत में अब तक इसके 4,868 मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए मरीज में ओमिक्रॉन जांच के लिए ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी होती है। भारत में इसकी लैब 40 से भी कम है। ऐसे में जो राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल ले भी रहे हैं तो उनको रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक रिपोर्ट के लिए 10 दिन से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। और ये भी पता लगा है कि कई राज्यों ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट भी कम कर दिए हैं। ज्यादातर जांच रैपिड एंटीजन के माध्यम से हो रही है। यही कारण है कि हल्के लक्षण वाले मरीज एंटीजन रिपोर्ट में पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर इनकी RT-PCR जांच की जाए तो बिना लक्षण वाले भी मरीज सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना की जांच सुस्त है, ये बात भी माननी पड़ेगी। इसकी पुष्टि केंद्र सरकार के एक पत्र से होती है। दरअसल एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने 9 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को कहा था कि यहां पर कोरोना जांच की रफ्तार बहुत धीमी थी। केंद्र की ओर से तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार सरकार को इसके लिए पत्र लिखा गया था। बिहार में ओमिक्रॉन का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो अब ये समझने के लिए हम बहुत ही आसान सी बात है कि जब यहाँ पर टेस्टिंग ही इतनी कम हो रही है तो किस तरीके से सही आंकड़े सामने निकल कर आ पाएंगे। तो आंकड़ों का ये पूरा खेल इस समय नजर आ रहा है। कोरोना हमें चारों ओर से घेर चुका है। हम कितने संक्रमितों से घिरे हुए हैं इसका अंदाजा भी लगाना फिलहाल मुश्किल है। ऐसे में कोरोना जांच की सुस्त रफ्तार हमें फिर से खतरे में डाल सकती है। खुद का बचाव और सतर्कता ही सबसे कारगर उपायों में से एक है। और वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, ये समझना होगा हमें। इसके अलावा हर हाल में हमें खुद का बचाव करना है, ये भी ध्यान देने की बेहद ही ज़रूरत है। लोग इस समय लापरवाह हो रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में केस वाकई में ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में संक्रमण जो है अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई की अगर हम बात करें तो अब यह आंकड़ा घटकर 11,000 के आसपास आ गया है। मुंबई में 3 दिन तक लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा था वो 20,000 से ऊपर आया था। 7 जनवरी को संक्रमितों की संख्या 20,971 थी, लेकिन 11 जनवरी को यही आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से घटकर 11,647 हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि आबादी के मान से मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर है। वहीं राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा भी 20,000 के आसपास पहुंच गया है। यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली में संक्रमितों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जानकारों की माने तो मुंबई में टेस्ट कम हो गए हैं और लोग भी अस्पतालों में भर्ती होने के डर से टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हल्के लक्षण दिखने पर वे घरों में ही आइसोलेट हो रहे हैं। ऐसे में संक्रमितों की कम संख्या को कम होने वाले टेस्ट से ही जोड़कर देखा जा सकता है। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 46,000 के आसपास केस नए सामने आए हैं, लेकिन मुंबई के लिए ये राहत की खबर है या फिर वाकई में सिर्फ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि मुंबई में संक्रमण दर अचानक से कैसे कम हो गई, जबकि मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से। बिल्कुल कहा कि जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिन से 20,000 के आसपास जो है मुंबई में कोरोना के आंकड़े थे, लेकिन अचानक कल जो आंकड़े हैं 13,000 के आसपास आया है। तो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली बात है, लेकिन इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सीधे तौर पर जवाब दिया है कि यह कोरोना की कमी नहीं बल्कि टेस्टिंग की कमी है। यानी कि साफ कहे तो जो टेस्टिंग लगातार की जा रही थी उसमें कमी आई है, इस वजह से कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। हालांकि महाराष्ट्र में जो आंकड़े आए बिल्कुल सही है। इसी लिहाज से इसी पैटर्न पर जो है महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार पहले भी कह रही थी कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर अपने पिक से हो सकती है। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय यानी कि 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है मुंबई में कोरोना का पिक होगा, यानी कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जी, ये जो टेस्टिंग कम हुई है मुंबई में सत्यप्रकाश, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या लोग अब डर रहे हैं कि उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं होना, इसलिए वो खुद ही टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे और अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है?
बिल्कुल तलवी जी, देखिए सभी बातें सामने है। देखिए एक तरफ तो लोगों ने, ज्यादा संख्या में लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, दूसरी तरफ बूस्टर डोज भी चालू कर चुके हैं, तीसरी तरफ लोगों को आर्थिक जो तंगी है उससे भी जूझना है, उससे भी लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को मानना है कि जब मरना है तो क्यों ना कोरोना से बजाय बल्कि आर्थिक तंगी से लड़ा जाए और उससे मरा जाए। तो जाहिर तौर पर लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हुए। हालांकि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें गाइडलाइन है, लेकिन जो कड़े प्रतिबंध होना चाहिए, जो मुंबई पुलिस या महानगर पालिका को आकर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं है। इसी वजह से लोग लापरवाही बरतते हैं। हालांकि अकस्मात जो है महानगर पालिका की महापौर जो है चेकिंग के लिए आ जाती है, महानगर पालिका के कुछ लोग जो है वॉलंटियर्स बनाए गए वो आ जाते हैं, इस दौरान जो है जरूर देखी जाती है। लेकिन लोगों के मन में जो डर है वो कहीं न कहीं पहली और दूसरी लहर की अपेक्षा कम है, यही वजह से लोग थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई के सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्या हालात नजर आ रहे हैं, सुविधाएं किस तरीके की हैं, और जो कोरोना के मरीज भर्ती हैं इस समय अस्पताल में, क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या एक डर का माहौल इस समय नजर आ रहा है? बिल्कुल तलवी जी, एक बात तो तय है कि जब से कोरोना की तीसरी लहर स्टार्ट हुई, इस दौरान लोगों में देखा जाए कि सबसे ज्यादा लोग होम आइसोलेट हो रहा है। उसके बाद जब स्थिति खराब हो रही है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। हालांकि कई बार हमने चेक किया तो ये जानकारी मिली कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में बेड खाली पड़े हैं, इसलिए कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज होगा वो जिम्मेदारी के तहत होगा। यानी कि सुविधाएं जरूर है, लेकिन लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो कहीं के लापरवाह होते हैं। इस वजह से लोग सरकारी हॉस्पिटल में न जाकर या तो होम आइसोलेट हो रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, जिस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, एक सवाल ये भी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से मुंबई, यहाँ पर बाहर से भी पर्यटक आते हैं, इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर हम देखते हैं कि घूमते फिरते ही दिखाई देते हैं। एक दिन की तस्वीर भी हमने देखी कि गेटवे ऑफ इंडिया पर कितने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस को यह जिम्मेदारी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, जो मास्क नहीं पहनते हैं उन पर कार्रवाई करे। ऐसे में मुंबई पुलिस आए दिन नाके पर खड़ी होकर लोगों के ऊपर मास्क पर कार्रवाई कर रही है, जिससे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने हर पुलिस स्टेशन पे, यानी कि मुंबई के 94 पुलिस स्टेशनों पे आह्वान किया गया है कि 100 से ज्यादा रोज कार्रवाई होना चाहिए। मतलब विदाउट मास्क अगर कोई घूमता है तो उस पर कार्रवाई हो। मुंबई महानगर पालिका द्वारा तमाम जो वॉलंटियर बनाए गए हैं, क्लीनर बनाए गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप रोड गली मोहल्ले में घूम कर ये देखिए कि कौन लोग मास्क नहीं पहनते, जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि मास्क की कार्रवाई का जो दंड है वो भी दोगुना कर दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हैं। लोग जो है कहीं न कहीं इस स्थिति में है कि मुंबई में जो तीसरी लहर है वो कहीं न कहीं बेजान है, यानी कि संक्रमण का जो वायरल है वो कम है, इसलिए लोग डरते भी नहीं है। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में अब कोरोना के जो केस हैं, जो संक्रमण दर है वो कम हो रही है, लेकिन इसे ये ना समझे कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं। दरअसल टेस्टिंग की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ चुकी है, इस वजह से मुंबई में संक्रमण की दर कम नजर आ रही है, यानी कि चिंता वाली बात लगातार बरकरार है। और अगर हम इलाज की बात करें तो डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलाज लगभग सबका एक जैसा ही है। ज्यादातर पॉजिटिव केस में गले में खराश, शरीर में बेहद दर्द और बेचैनी की शिकायत रहती है। इनकी गंभीरता कम ज्यादा हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में नाक बंद होना या नाक बहना जैसे लक्षण दिख सकते हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में ऐसा नहीं होता। विशेषज्ञों की माने तो उनका तो ये कहना है कि भारत में रोजाना करीब 1 करोड़ तक केस आ सकते हैं। ओमिक्रॉन केस के अलावा कोविड के कुल मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये चिंता का इस समय विषय बना हुआ है। वहीं लगातार दुनिया में केस बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के, तो हमारे देश में भी जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या बढ़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। और यह जानना संभव नहीं है कि आप किस स्ट्रेन का सामना कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो वह एक विशेष RT-PCR टेस्ट के जरिए अपना चेकअप करवा सकता है, ताकि वह वास्तविक वेरिएंट का पता लगा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग की तरह यह एकदम सटीक होता है, लेकिन सीक्वेंसिंग में समय अधिक लगता है।
ऐसे में आरटीपीसीआर एक सही और सामान्य सी जांच प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल सटीक आपको परीक्षण देगी। इसके अलावा दोनों वेरिएंट में इलाज का जो तरीका है वो भी लगभग सेम सा ही है। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के जो लक्षण हैं वो हल्के फुल्के अलग से हो सकते हैं, लेकिन इलाज दोनों का ही सेम है। और अभी इस बार की लहर की खास बात यह है कि ज़्यादातर मरीजों को केवल होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। उन्हें एंटीवायरल दवाइयां दी जा रही हैं और खांसी जैसे लक्षणों का इलाज किया जा रहा है। गंभीर मामलों में ज़रूरत के हिसाब से ही इलाज किया जा रहा है। दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो यहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी नहीं है। होम आइसोलेशन में मरीज हैं और होम आइसोलेशन में रहकर ही वो ठीक भी हो रहे हैं, जो कि एक राहत का विषय भी है। ज्यादातर पॉजिटिव केस में गले में खराश, शरीर में बेहद दर्द और बेचैनी की शिकायत रहती है। इनकी गंभीरता कम ज्यादा हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में नाक बंद होना या नाक बहना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट में ऐसा नहीं होता था। मौजूदा लहर में कई मरीजों में थकान और बुखार जैसी शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। दोनों वेरिएंट के अंतर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि डेल्टा लहर में मरीजों को बहुत तेज बुखार आता है। 2021 की लहर के दौरान करीब हफ्ते भर तक शरीर में बहुत अधिक दर्द, गंध या स्वाद न आना, सर्दी खांसी जैसे लक्षण सामने आ रहे थे। मौजूदा लहर में गले में खराश, सर्दी खांसी और हल्का बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो 3 से 5 दिनों में दूर भी हो जा रहे हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अनुज तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अनुज, कानपुर में भी अब कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से पूरी अगर हम कानपुर ही नहीं बल्कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन नामक, कोरोना नामक ये जो कोविड-19 की चीजें हैं ये पूरी तरह से पैर पसार चुकी हैं। अब हम पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं कानपुर के अपितु, तो आपको बता दूं कि लगभग 14,765 केस पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिसमें से लगभग 1,000 से ज्यादा लोग तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 71,022 लोग जो हैं वो एक्टिव केसों की संख्या में अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जा रहे हैं। हम मौतों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कानपुर नगर में भी कल 24 घंटे के अंदर एक मौत दर्ज करी गई है। वहीं जौनपुर और पीलीभीत और लखीमपुर में भी एक मौतें हुई हैं, जबकि हरदोई में 2 मौत हुई है। तो टोटल मिलाकर के 6 मौतें कोरोना से उत्तर प्रदेश के अंदर कल दर्ज करी गई हैं। अब अगर हम संख्याओं की बात कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर किस जिले में कितने केसेस पाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक लखनऊ में 2,213 केसेस पाए गए हैं, जबकि गाजियाबाद में 1,626 केस पाए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करते हैं तो 1,678 केसेस हैं, जबकि मेरठ में 1,197 है और आगरा में 618 है। झांसी के अंदर भी लगभग 299 केसेस पाए गए हैं, जबकि ये 299 केसों में 8 संक्रमित हैं वो पुलिस विभाग के लोग हैं और उनके परिजन हैं, जबकि 11 केसेस जो है झांसी के अंदर वो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके अंदर ये कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और सभी को आइसोलेशन में भर्ती कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये चीजें जो अभी तक आई हैं कि जो 24 घंटे के अंदर जिस तरह से तेजी से बढ़ते हुए मामले चले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर, झांसी के अंदर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, मेरठ और या झांसी, इस तरह की जो प्रदेश है, जिले हैं, इस तरह की चीजें भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे अगर हम बात करते हैं, अलग पहलू से बात करते हैं, तो तैयारियां किस स्तर की हैं प्रदेश के अंदर, तो उस पर भी हम एक नजर मार लेते हैं कि जब से कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही थी, ये चल रहा था कि ओमिक्रॉन अपने पैर पसार सकता है प्रदेश के अंदर, तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 5,000 से ज्यादा डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। ये तीसरी लहर के लिए प्रशिक्षित किया है। इससे पहले के जो डॉक्टर हैं वो तो ऑलरेडी थे, लेकिन 5,000 ये अधिक डॉक्टर प्रशिक्षित किए गए थे तीसरी लहर के लिए। वहीं लगभग 150 से अधिक जो वेंटिलेटर, क्षमा चाहूंगा, 150 से अधिक जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको भी पूरी तरह से चालू कर दिया गया है, एक्टिव मोड में रखा गया है और सभी प्रदेशों और सभी जिलों में जहां जहां ये प्लांट लगे हैं वो पूरी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार चल रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश ने 26,318 ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रखे हैं, जो कि एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। और कुछ ऐसे जिले जहां पर प्लांट नहीं लगे हैं, वहां अचानक ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी स्थिति में इंस्ट्रक्टर यहां से मूव करवाए जाते हैं और संबंधित जिलों में पहुंचवाए जाते हैं।
अगर हम बेडों की बात करते हैं तो लगभग 6000 बेड सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें 3232 जो बेड है वो वेंटिलेटर बेड हैं। ये वो बेड हैं जब अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है किसी मरीज की, तो वो मरीज ऐसे वेंटिलेटर बेड पर लिटाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हम जिले वाइज की बात कर लें इसमें पल्लवी, तो प्रत्येक जिले में जो स्वास्थ्य विभाग का एक नियम जारी किया गया था कि प्रत्येक जिले में हर जिले का जो मेडिकल कॉलेज होगा वहां पर लगभग 100 बेडों की तैयारियां की जाएंगी, जबकि उस जिले के जो अस्पताल है, जिला अस्पताल जो है, वहां 50 बेड के तैयारी की जाएगी और उन 50 बेडों में 18 जो बेड होंगे वो वेंटिलेटर बेड होंगे। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद नजर आ रही है अनुज की किसी भी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए और स्थितियां दूसरी लहर की जैसे भयावह ना हो पाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और एक चिकित्सक डॉक्टर अनीता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को लेकर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हालातों पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर अनीता, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। मैम, सवाल ये है कि अब 2 लाख से ज्यादा एक दिन में केस सामने आ रहे हैं, जबकि ये आंकड़ा हमने पिछले साल 26 मई को देखा था। क्या मान लिया जाए कि हम दूसरी लहर की तरह एक बार फिर से भयावह स्थिति में आ चुके हैं? केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग इंडिया, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम लोग 3 वेव में पहुंच चुके हैं। ओके, केसेस भी बढ़ रहे हैं, बेड भी फुल हो रहा है, उसके साथ साथ मौत का भी नंबर थोड़ा तेज हो रहा है। ये दोनों वायरस मिल करके है। हमारा पुराना वो डेल्टा जो वायरस है वो भी है, उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है उसका भी केसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये जो ओमिक्रॉन वायरस है बहुत ही उसमें जो जेनेटिक मटेरियल का चेंज हुआ 5 प्रोटीन में, उसके साथ साथ वो बहुत इन्फेक्टिव है एंड स्प्रेड 5 से 10 गुना स्प्रेड करते हैं। उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इम्यूनिटी भी इन्वेट कर रहा है, तो उसके साथ साथ आपका वैक्सीनेटेड आदमियों को भी हो रहा है और जिसको नॉन वैक्सीनेटेड भी उनको भी हो रहा है, जिसको पहले कोविड हुआ उनको भी हो सकता है। बट वन गुड न्यूज इज, अगर आप 60 पेशेंट देखेंगे OPD में, जैसे हम लोग देखते हैं 5 से 6 का एडमिशन लगता है, बाकी 55 करते हम लोग होम क्वारंटाइन, माइल्ड सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक घर पे भेज देते हैं। तो दैट इज द गुड थिंग। इसमें बुखार आता है, बदन का दर्द होता है, नाक से पानी निकलता है, स्नीजिंग होता है, कोल्ड होता है, गला में दर्द होता है और उसके साथ साथ स्लाइट कॉफ। बट ये वायरस हमारे गला के नीचे लंग्स इतना नहीं अफेक्ट करते हैं, वही दैट इज वन बून। इसीलिए हमारा एडमिशन कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम है, वेंटिलेटर का जरूरत भी कम है अभी तक। आगे में क्या होगा, क्या म्यूटेशन आएगा पता नहीं है, वायरस बदलते हैं, बट अभी तक यही सिम्टम्स है। तो 80% to 90% हम लोग होम क्वारंटाइन घर पे दवा दे करके इलाज कर सकते हैं। अनीता, ये भी माना जा रहा है कि अभी तो ये वही केस सामने आ रहे हैं जिनकी रोज जांच हो रही है, टेस्टिंग जहां नहीं हो पा रही है, जिनकी जांच नहीं हो पा रही है, वो के आंकड़े तो अभी सामने ही नहीं आ रहे हैं। एक बार बताइए आपने क्या बताया? डॉक्टर अनीता, विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो रोज टेस्टिंग हो रही है उसी का ये आंकड़ा रोज सामने आ रहा है, जबकि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर अब टेस्टिंग काफी कम हो चुकी है या लोग अब टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं डर के कारण, तो वो आंकड़ा अभी सामने नहीं है। तो देखिए, जो वैक्सीनेशन का बात है और जो आगे है, हमारे देश में वैक्सीनेशन का हेजिटेंसी पहले भी था, बट अभी भी जो वैक्सीनेशन है तो बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड वेव के बाद काफी आदमी वैक्सीनेशन हेजिटेंसी छोड़ दिया है, आगे आ रहे हैं लेने के लिए। आपको पता है कि बच्चों का जब शुरू हो चुका है, बच्चों का के लिए बहुत पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सब आगे आकर के अपने आप ले लिया। हमारा देश का 1 से फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के लिए 8 और 9% खाली बाकी है। सेकेंड डोज हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अनीता लगातार बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनीता, ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि राज्यों ने RT-PCR जांच कम कर दी है, रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा किए जा रहे हैं और इसके परीक्षण इतने एक्यूरेट नहीं होते।
देखिए जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो स्थित है, खाली कोविड वायरस का एंटीजन वो पिकअप करते हैं एक जस्ट क्लोज स्वाब में, और लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा होता है तुरंत रिपोर्ट आ जाते हैं। बट अगर आप आईसीएमआर का गाइडलाइन देखिए उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट किसको दिया है, इज दिस आदमी एक्सपोज टू कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड पॉजिटिव। जैसे आपके घर में कोई पेशेंट है कोविड पॉजिटिव और उनको आपने उनका देखभाल कर रहे हैं, आप अच्छे हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी माइल्ड सिम्टम्स, उनके लिए खाली अप्रूवल है आरटीपीसीआर, दैट इज रापिड एंटीजन टेस्ट, इसको बोलते हैं RAT, रैट टेस्ट बोलते हैं। तो इससे बट इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट ये आपको तुरंत बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। और